नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नर्सिंग प्लेनेट। ठीक है, अभी अभी एक न्यूज़ आई है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग घर में ही रहें, फाइट करें कोरोना से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना हो, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। ठीक है, हम ट्राई करेंगे जितना हो आपको घर बैठे ही यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करने की। ठीक है, देयर इज वन मोर व्हाट्सएप चैनल, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो फॉर further more notification of our government job vacancies, for MCQs, for any instruments PDF, skill test preparation information. You can join my WhatsApp group also. I will provide the link in the description. You can join this channel. Okay, so today our topic is another pharmacology topic, that is anti-hypertensive drug. ठीक है, so today we are going to discuss anti-hypertensive drug, कि how hypertension can be treated. I will tell only the pharmacological management. There are so many non-pharmacological management, lifestyle changes, modification, smoking cessation. ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल भी होते हैं, लेकिन आई विल टीच यू ओनली द फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन मींस, अगर मैं आपको पूछूं तो आप डायरेक्टली बोलोगे इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, लेकिन कितने से ज्यादा? तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है आपका होता है 120/80, लेकिन इसमें दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर तो आपका कितने से ज्यादा हो जाए? मोर देन 140 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितने से ज्यादा हो जाए? 90 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज इन रेस्टिंग कंडीशन नॉर्मली। ऐसा नहीं कि आप कोई एक्टिविटी करके आए, आप कोई हैवी एक्टिविटी करके आए, आपको एक्सरसाइज करके आए और उसके बाद आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो और आपका ब्लड प्रेशर इतना आया, इतना रीडिंग आया, तो आप यू मीन टू से दैट यू आर हैविंग हाइपरटेंशन? नो। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन, नॉर्मल रिलैक्सिंग कंडीशन में कंटिन्यूअसली आपका बीपी कीप ऑन रेजिंग मोर देन 140 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज मोर देन 90 mm ऑफ Hg, तो आप उस कंडीशन को डायग्नोज करोगे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, पेशेंट में भी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन के लिए मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ कि हाइपरटेंशन को ट्रीट कैसे करते हैं। डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग इसके लिए दी हुई। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि हाइपरटेंशन, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास क्लिनिकल एरिया में आया तो अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में बताऊंगा आपको ड्रग का। पहले बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एज। तो अकॉर्डिंग टू एज कैटेगरी आप पेशेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे। एक तो पेशेंट अगर लेस देन 50 ईयर्स की एज है, और एक पेशेंट जिसकी एज मोर देन 50 ईयर। ठीक है, मैंने दो कैटेगरी में पेशेंट को डिवाइड किया है। फर्स्ट एज, पेशेंट की एज कितनी है? मोर देन लेस देन 50 ईयर, और सेकंड पेशेंट की एज कितनी है? मोर देन 50 ईयर। तो डिफरेंट टाइप से आप हाइपरटेंशन को यहाँ पे ट्रीट करोगे। अगर पेशेंट की एज लेस देन 50 ईयर है तो यू विल गिव द ट्रीटमेंट ए और बी का कॉम्बिनेशन। ए पेशेंट की एज मोर देन 50 ईयर, देन यू विल गिव सी एंड डी का कॉम्बिनेशन। व्हाट इज ए एंड बी एंड व्हाट इज सी एंड डी? ठीक है, तो ए मींस ACE inhibitors. A means what? ACE inhibitor. B means beta blockers. ठीक है, ए का मतलब होता है AC inhibitor. AC inhibitor मतलब angiotensin converted enzyme inhibitor. B का मतलब होता है beta blockers. C का मतलब होता है calcium channel blockers, और D का मतलब होता है डाययूरेटिक्स। ठीक है, वापस से एक बार सुन लो। अगर एज 50 ईयर से कम है देन A प्लस B मतलब AC इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर। एज अगर 50 ईयर से ज्यादा है देन C प्लस D मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डाययूरेटिक। इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट पेशेंट को दोगे। हम इन ड्रग्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ कि और क्या ट्रीटमेंट अपन डायबिटीज में, सॉरी हाइपरटेंशन में अपन पेशेंट को दे सकते हैं। ये तो फर्स्ट था। सेकंड, सम अदर ड्रग आल्सो अवेलेबल। कुछ अदर ड्रग भी आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे पेशेंट को एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन हो, पेशेंट को इमरजेंसी हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो, ओनली हाइपरटेंशन, तो अदर ड्रग भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट मैं बताऊं आपको अल्फा ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करने वाली, इसके अंदर आपके एग्जांपल आते हैं। फर्स्ट आता है प्राजोसिन और दूसरा आता है
टेराजोसिन, ठीक है। जिसके पीछे आपका सफिक्स जोसिन लग जाए, जिसके पीछे आपका सफिक्स क्या लग जाए, जोसिन लग जाए, तो आप समझ जाओ कि वो कौन सी है, अल्फा ब्लॉकर, यानी कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग होती है जिनके पीछे सफिक्स क्या लग जाए, जोसिन। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग कौन सा हो गया, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इसके बाद सेकंड होता है आपका, इसमें फर्स्ट तो ये हो गया अल्फा ब्लॉकर, सेकंड आपका होता है एंजियोटेंसिन, सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर के एग्जांपल आपने अच्छे से सुने होंगे, लोसर्टन, टेलमिसर्टन, वेलसर्टन, ओल्मिसर्टन। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर के एग्जांपल है लोसर्टन, लोसर्टन पोटेशियम आपने सुनी होगी, टेलमिसर्टन, टेल्मा नाम से एक फेमस ड्रग आती है, ट्रेड नेम जो है, वालसर्टन, और इसके बाद ओल्मिसर्टन। मतलब यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सर्टन। ठीक है, जो सफिक्स दिख रहा है आपको कौन सा कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे सर्टेन सफिक्स कॉमन दिख रहा है। तो जिसमें सर्टेन सफिक्स आ जाए तो आप क्या समझोगे कि ये ड्रग कौन सी कैटेगरी की है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी की ये ड्रग होती है। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट अदर ड्रग की कैटेगरी में, अदर ड्रग की कैटेगरी में आपका और आते हैं वेजोडाइलेटर। ठीक है, वेजोडाइलेटर आते हैं आपके, वेजोडाइलेटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं आपके एट्रियल डायलेटर, कुछ होते हैं आर्टेरियल डायलेटर, और कुछ होते हैं आपके वीनोडाइलेटर। जो वेन को डायलेट करते हो वीनोडाइलेटर, और जो आर्टरी को डायलेट करते हो आर्टेरियो डायलेटर। तो इनमें भी आपके एग्जांपल होते हैं, हाइड्रोलाइजिन हो गया। इसके बाद ये आपने अच्छे से सुना होगा, सोडियम नाइट्रो क्रूसाइड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपने सुना होगा मिनॉक्सिडिल। ठीक है, हाइड्रोलाइजिन हो गया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हो गया, मिनॉक्सिडिल हो गया। ये कौन से ग्रुप के ड्रग है, वेजोडाइलेटर। क्योंकि हाइपरटेंशन का एक कॉज हो सकता है कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि आपको पता है कि क्रोनिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में लीड टू द हाइपरटेंशन। अगर आपको क्रोनिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में परमानेंट हाइपरटेंशन बॉडी में हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या एडमिनिस्टर कर सकते हो, वेजोडाइलेटर ग्रुप की ड्रग जो है एडमिनिस्टर कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एक एक ग्रुप को एलाबोरेट करेंगे, एक एक ग्रुप का डिटेल हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ड्रग कौन सी थी हमारी, लेस देन 50 ईयर के लिए A+B। ठीक है, फर्स्ट ड्रग कौन सी थी, A+B। तो A का मतलब क्या था, ACE इनहिबिटर। A का मतलब क्या था, ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम इनहिबिटर। अब आपने एंजाइम अच्छे से सुना होगा, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम आप सबने अच्छे से सुना होगा। वी आर वेरी वेल फेमिलियर अबाउट ACE कि कहां से रिलीज होता है, फंक्शन क्या होता है। आपने मैकेनिज्म सुनी होगी कि ACE अपने को काम में काम आता है, रास मैकेनिज्म। रास मतलब क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, जब भी ये सिस्टम अपना वर्क करता है तो यहाँ पे ACE का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विदाउट ACE जो रास मैकेनिज्म है वो कंप्लीट आपकी नहीं हो पाती है। क्योंकि ACE क्या करता है, पहली बात तो मैं बताऊं कि ACE आता कहां से, आपके लंग्स में न्यूमोसाइट, 3 टाइप की न्यूमोसाइट सेल होती हैं, टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट सेल, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट सेल और टाइप थर्ड न्यूमोसाइट सेल। तो टाइप फर्स्ट जो न्यूमोसाइट सेल होती है उसमें क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, गैस का एक्सचेंज कराना, गैसियस एक्सचेंज करना। टाइप सेकंड जो सेल्स होती है उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट दैट इज लेसिथिन एंड स्पिंगोमेलिन, उनका फॉर्मेशन करना। और टाइप थर्ड न्यूमोसाइट जो सेल होती है उनका फंक्शन क्या होता है, ACE का रिलीज कराना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम का रिलीज कराना। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम अगर रिलीज होता है तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम ने क्या किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन सेकंड दो तरह से काम करता है। एक तो ये क्या करता है, डायरेक्टली अपनी ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, और ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है।
और वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि रास मैकेनिज्म अपनी बॉडी में कब काम करती है, जब अपना ब्लड प्रेशर कम हो गया हो। और ब्लड प्रेशर किस कंडीशन में कम हो सकता है, या तो अपनी बॉडी में शॉक हो गया हो, या ब्लड लॉस हुआ हो, या फ्लूइड लॉस हुआ, एक्सीडेंट, हेमरेज, ट्रॉमा, कोई भी केस जिसमें ब्लड लॉस हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, वेसोडाइलेशन हुआ, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म है, ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है और वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स पैक करता है, जिसमें एंजियोटेंसिन सेकेंड वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। दूसरा क्या करता है, ये जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और एड्रिनल ग्लैंड पे ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे ये सोडियम एंड वाटर को तो रिटेन करेगा एंड पोटेशियम का ये लॉस करेगा। पोटेशियम को तो क्या कराएगा, लॉस कराएगा, एंड सोडियम और वाटर को इंक्रीज करेगा। और आपको पता है कि सोडियम और वाटर अपनी बॉडी में जब रिटेन होता है तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मैकेनिज्म है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताइए कि एड्रिनल ग्लैंड में वर्क करता है, एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टिकॉइड, स्टेरॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड को इंक्रीज करता है, वहां से आपको सोडियम और वाटर का तो रिटेन करके रखता है, पोटेशियम का लॉस कराता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो कब काम करेगी ये मैकेनिज्म, जब अपना ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब सपोज करो अपना ब्लड प्रेशर ज्यादा है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब अपना ब्लड प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो हम क्या, कौन सी ड्रग दे रहे थे यहाँ पे, एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम इनहिबिटर। मतलब हमने क्या कर दिया, एसीई को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। और अगर ये एसीई इनहिबिट कर दिया तो मतलब ये प्रोसेस आपकी रुक जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा मतलब क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा। और वेसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज। अगर आपने एसीई इनहिबिटर पेशेंट को दे दी, वापस से देखना, मैंने बोला कि एसी इनहिबिटर अगर आपने पेशेंट को दे दी तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड वेसल पे एक्ट नहीं करेगा, मतलब वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा आपकी बॉडी में, और वेसोडाइलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो ये कम हो गया। दूसरा, एड्रिनल ग्लैंड पे ये एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट नहीं करेगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट नहीं करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे तो क्या होगा, सोडियम और वाटर का तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और पोटेशियम का क्या हो जाएगा, रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम और वाटर का तो क्या हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और पोटेशियम का क्या हो जाएगा, रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। और सोडियम वाटर अगर लॉस होना स्टार्ट हो गया तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करती है, एसी इनहिबिटर ग्रुप की जो ड्रग होती है वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। ठीक है, इस तरह से एंजियोटेंसिन सेकंड के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट बात आती है कि कौन सी ड्रग होती है इस ग्रुप में, कौन सी ड्रग आती है कि एसी जो इनहिबिटर होती है इस ग्रुप में कौन कौन सी ड्रग आती है, और कौन कौन सी ड्रग के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कहां इनको यूज अपन करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल में एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस ड्रग के पीछे आपको प्रिल, जिस ड्रग के पीछे आपको क्या दिख जाए, प्रिल अगर सफिक्स दिख जाए तो आप क्या समझोगे कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एसीई इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है। फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, लिस्नोप्रिल, रेमिप्रिल, विनिप्रिल। ठीक है, इन सब ड्रग के पीछे आपको क्या दिख रहा है, प्रिल सफिक्स दिख रहा है। जैसे कि कैप्टोप्रिल, सिर्फ आपको कैप्टो याद रखना है, प्रिल सफिक्स लग गया। एनालेप्रिल, लिस्नोप्रिल, रेमिप्रिल, क्विनिप्रिल, ये सारे ड्रग कौन सी कैटेगरी की है, एसीई इनहिबिटर, जिनके पीछे क्या लग गया, प्रिल आपका सफिक्स यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, तो ये सारी ड्रग क्या, ये सारी कैटेगरी क्या करती है, एंजियोटेंसिन सेकंड के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देती है। एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन
नहीं होने देती है और एंजियोटेंसिन साइकिल नहीं बनेगा तो आपको पता है कि वेजोडाइलेशन होगा और वेजोडाइलेशन होकर क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सोडियम और वाटर का लॉस होगा, पोटेशियम का रिटेंशन यहाँ पे हो जाएगा। ये भी एक इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। पोटेशियम का रिटेंशन हो गया मतलब बॉडी में क्या होगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, तो मतलब बॉडी में पोटेशियम रिटेंशन होगा तो हाइपरकैलेमिया भी यहाँ पे हो सकता है, जो भी एक डेंजर साइन हो सकता है बॉडी के लिए कि हाइपरकैलेमिया अगर बॉडी में हो रहा है मतलब इट में बी डेंजरस। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट। ठीक है, क्या क्या साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ एसीई इनहिबिटर। तो साइड इफेक्ट ऑफ एसीई इनहिबिटर अगर आपको याद रखने तो एक सीधा सा निमोनिक मैंने बना के रखा है इसका, कैप्टोप्रिल। सीधा सा निमोनिक मैंने इसका बना के रखा है साइड इफेक्ट के लिए, कैप्टोप्रिल। इससे आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है कफ। और कफ किस टाइप का होता है इसमें, ड्राई कफ। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर दैट इज कफ, और कफ कौन सा होता है, ड्राई कफ या हैकिंग कफ उसको अपन बोल सकते। सेकंड, एंजियो एडिमा। एंजियो एडिमा को बोलते हैं कि मोस्ट अर्लीस्ट, सबसे जल्दी अगर आप किसी पेशेंट को एसीई इनहिबिटर दे रहे हो और अगर आपको लग रहा है, वैसे एसीई इनहिबिटर जो कैटेगरी की ड्रग होती है इजीली टॉलरेबल होती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट के अंदर वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही, पेशेंट के अंदर उनका कोई टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, तो मोस्ट अर्लीस्ट साइन आपको कौन सा दिखेगा, एंजियो एडिमा पेशेंट के अंदर दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर पेशेंट के अंदर दिखने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद ये ड्रग जो होती है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इस ड्रग को प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो कौन से ग्रुप की ड्रग होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम इनहिबिटर ग्रुप की ड्रग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्ट अल्टरेशन। ठीक है, ये जो ड्रग होती है एसी इनहिबिटर कैटेगरी की जो ड्रग होती है वो क्या करती है, टेस्ट चेंज करती है, पेशेंट को डिफरेंट टाइप के टेस्ट आते हैं। और टेस्ट अल्टरेशन को अगर टर्मिनोलॉजी में आपको डिटेक्ट करना है, टर्मिनोलॉजी में अगर आपको बताना है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिसग्योसिया। टेस्ट अल्टरेशन मतलब डिसग्योसिया। ठीक है, नेक्स्ट ओ से बनेगा आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ओ से बनता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पी से बनता है, ये ड्रग क्या करती है, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब डिफरेंट लाइन टू सिटिंग पोजीशन, सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन अपन लेते हैं तो ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम होता चला जाता है, उसको बोलते हैं अपन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, प्रोटीन यूरिया करती है। इसके बाद रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, ये भी एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ये भी एक डेंजरस साइड इफेक्ट होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, क्योंकि ये ड्रग क्या करती है, टेरेटोजेनेसिटी करती है। ठीक है, अगर इसको प्रेगनेंसी में दिया तो फीटस के ऊपर ये इफेक्ट हो सकता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस फीटस के अंदर हो सकता है और किसी पेशेंट के अंदर भी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। इसलिए इस ड्रग को अगर आप यूज कर लो तो जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट हैं उनमें केयरफुली यूज करना है, कॉशियसली यूज करना है, बिकॉज दिस ड्रग मे कॉज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोटेंसिन साइकिल होता है वो किस टाइप करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए सोडियम और वाटर का तो रिटेंशन होगा, पोटेशियम का लॉस होगा। लेकिन अगर आपने एसी इनहिबिटर दे दी तो मैकेनिज्म उल्टी हो जाएगी, मतलब सोडियम और वाटर का तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, पोटेशियम का रिटेंशन होगा। पोटेशियम अगर रिटेन होगा तो बॉडी में पोटेशियम बढ़ सकता है, तो मतलब इंक्रीज पोटेशियम। जिपमेर 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि which of the following is most dangerous side effect of AC inhibitor, तो वो होता है increase potassium। तो increase potassium is most dangerous, मतलब hyperkalemia is the most dangerous side effect of ACE inhibitor। increase potassium को क्या बोलते हैं अपन, hyperkalemia। ठीक है, और नेक्स्ट होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ये ड्रग क्या करती है, ल्यूकोसाइट काउंट को इंक्रीज करती है, तो क्या हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस भी इससे हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूमोनिक मैंने बताया है, ये ड्रग है कैप्टोप्रिल, इसी ग्रुप की ड्रग है, तो इसी केस से आप याद रख सकते हो। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, कफ होता है। मोस्ट अर्लीस्ट साइड इफेक्ट कौन सा होता है, एंजियोएडिमा होता है।
कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं? वो होते हैं एसी इनहिबिटर ग्रुप के, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस फीटस में करती है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इसके बाद आपको याद रखना है कि मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर होता है इंक्रीज पोटेशियम। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, हाइपरकैलेमिया में होता है मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं यूजेस। कि एसी इनहिबिटर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। फर्स्ट, एसी इनहिबिटर को यूज किया जाता है फर्स्ट लाइन ड्रग इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। एसी इनहिबिटर को एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग यूज किया जाता है किसमें? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, क्योंकि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या माना जाता है कि ड्रग प्रीलोड एंड आफ्टर लोड को डिक्रीज करती है। ड्रग क्या करती है? डिक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। तो प्रीलोड एंड आफ्टर लोड डिक्रीज होने की वजह से इस ड्रग को कहां पे दिया जाता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। एक कंडीशन जो अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं हाइपरटेंशन, किसी भी टाइप के हाइपरटेंशन में इस ड्रग को यूज किया जा सकता है, ठीक है। चाहे वो एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन हो, चाहे वो यंग हाइपरटेंशन हो, चाहे बीपी एकदम प्री हाइपरटेंशन वाली कंडीशन हो, उस कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पेशेंट को आपको कॉन्शियसली मॉनिटरिंग यहाँ पे करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड, मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड सीएडी वाली कंडीशन में भी इस ड्रग को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मायोकार्डियल इंफेक्शन या सीएडी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इस ड्रग को यूज कर सकते हो, हाइपरटेंशन इस ड्रग को यूज कर सकते हो, मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड सीएडी वाली कंडीशन में भी आप इस ड्रग को यूज कर सकते हो। एक जगह और आप इस ड्रग को यूज कर सकते हो, कुशिंग डिजीज, ठीक है। कहां पे यूज कर सकते हो? कुशिंग डिजीज। क्यों कर सकते हो? क्योंकि कुशिंग डिजीज में क्या होता है? एसीटीएच बढ़ जाता है, ठीक है। एसीटीएच, एसीटीएच क्या होता है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। और अगर एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? मिनरलोकोर्टिकोड और ग्लूकोकोर्टिकोड बढ़ जाएंगे। ग्लूकोकोर्टिकोड और मिनरलोकोर्टिकोड बढ़ गए तो सोडियम और पोटेशियम का रिटेंशन होगा, और सोडियम और वाटर का तो रिटेंशन होगा और पोटेशियम का लॉस होगा। तो हमको यहाँ पे एक्शन किस टाइप का चाहिए? ऐसी कोई ड्रग दो जो इस एक्शन को उल्टा कर दे, क्योंकि कुशिंग डिजीज में क्या देखने को मिलता है? सोडियम और वाटर का तो रिटेंशन देखने को मिलता है और पोटेशियम का लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमको इसका अपोजिट एक्शन चाहिए, ठीक है। इसका अपोजिट एक्शन चाहिए ऐसी कोई ड्रग जो सोडियम और वाटर का लॉस कराए और पोटेशियम को रिटेन करके रखे। तो सेम ड्रग में अभी बता रहा था आपको कौन सी हो सकती है? एसीई इनहिबिटर यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक भी यहाँ पे अपन दे सकते हैं, एसीई इनहिबिटर भी यहाँ पे अपन दे सकते हैं। तो ये ड्रग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफेक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड कुशिंग डिजीज, इन कंडीशन में अपन इस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कि व्हाट आर द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो क्या आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट इज अकॉर्डिंग टू द साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है। कि क्या क्या ड्रग के साइड इफेक्ट है। तो सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट में क्या बताया था? हाइपरकैलेमिया। तो जब भी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होता है तो क्या हो सकता है? पेशेंट की रिदम डिस्टर्ब हो सकती है। कौन सी रिदम? ईसीजी की रिदम, हार्ट की रिदम पेशेंट की डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको क्या करना है? रिदम को रेगुलर मॉनिटर करना, ठीक है। आपको क्या करना है? रिदम को रेगुलर मॉनिटर करना। दूसरा, हाइपरकैलेमिया के लिए मैं बता रहा हूं कि कभी भी इस ड्रग को पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक के साथ नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? आपको वेरी वेल क्लियर होगा, क्योंकि ये ड्रग भी क्या कर रही है? पोटेशियम को बढ़ा रही है, और पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक भी क्या कर रही है? पोटेशियम को बढ़ा रही है। तो अवॉइड विद पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स, अवॉइड विद पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक के साथ इस ड्रग को आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। तीसरी चीज मैंने आपको बता दी कि प्रेगनेंसी में इस ड्रग को अपन एडमिनिस्टर नहीं करते। प्रेगनेंसी में क्या नहीं करते? इस ड्रग को अपन एडमिनिस्टर नहीं करते। नेक्स्ट, मॉनिटर
ब्लड प्रेशर एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फर्स्ट साइन क्या था इसकी टॉक्सिसिटी का, एंजियो एडिमा। तो एंजियो एडिमा अगर पेशेंट को होता है तो इमीडिएटली आप क्या कर दोगे, इस ड्रग को स्टॉप कर दोगे, ठीक है, इमीडिएटली क्या कर दोगे, इस ड्रग को स्टॉप कर दोगे। देन अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी आपको क्या करना है, इन ड्रग्स को एडमिनिस्टर नहीं करना है, प्रेगनेंसी में भी आप इन ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होती है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल गिविंग द ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर जब भी दे हो तो ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पेशेंट के अंदर फॉलो करना, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ACE इनहिबिटर। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग आती है आपकी बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट ग्रुप आता है ड्रग का बीटा ब्लॉकर्स या बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर भी हम इनको बोलते हैं। तो बीटा ब्लॉकर से पहले हमको ये समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय बीटा। तो बीटा मतलब होता है बीटा रिसेप्टर या बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। किस टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा कि बीटा रिसेप्टर बोला है, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बोला है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बीटा रिसेप्टर। तो बीटा रिसेप्टर जो होते हैं बॉडी में दो टाइप के होते हैं, एक तो बीटा 1 रिसेप्टर और दूसरे होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन हार्ट और बीटा 2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन लंग्स। बीटा 1 कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और बीटा 2 कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में। इजीली याद रख सकते हो, बीटा 1 हार्ट नंबर में कितना 1, तो बीटा 1 हार्ट में, लंग्स नंबर में कितने 2, तो कितना 2। अब जब भी बीटा 1 को आप स्टिमुलेट करोगे, जब भी बीटा 1 की एक्टिविटी बढ़ेगी या बीटा 1 जब भी स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। जब भी बीटा 1 स्टिमुलेट बता रहा हूं, बीटा ब्लॉकर की अभी मैंने बात नहीं की, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बीटा रिसेप्टर, ठीक है। तो बीटा 1 जब भी स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी और बीटा 2 जब भी स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट क्या होगी, सॉरी, बीटा 2 जब भी स्टिमुलेट होगा तो बीटा 2 कहां पे होता है, लंग्स में होता है, तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन। बीटा 2 जब भी स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, ठीक है। तो दो इफेक्ट मैंने बताया कि बीटा रिसेप्टर जब भी स्टिमुलेट होते हैं तो बीटा 1 अगर स्टिमुलेट हुआ तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, बीटा 2 अगर स्टिमुलेट हुआ तो ब्रोंको डायलेशन होगा, ठीक है। अब मैं ड्रग यहाँ पे कौन सी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बीटा ब्लॉकर, मतलब मैंने इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। तो बीटा रिसेप्टर को अगर ब्लॉक किया तो बीटा 1 भी ब्लॉक होगा और बीटा 2 भी ब्लॉक होगा। डिफरेंट टाइप की ड्रग होती है, ऐसी भी कुछ ड्रग्स आती हैं जो सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करती हैं और ऐसी भी कुछ ड्रग आती है जो बीटा 2 को भी ब्लॉक करती हैं। तो आगे बीटा 3 भी रिसेप्टर रहते हैं इसमें, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। वो हमारे हाइपरटेंशन की प्रोसेस में काम नहीं आते, एड्रेनर्जिक की प्रोसेस में काम नहीं आते। तो अपन बीटा 1 और बीटा 2 की बात करेंगे। सपोज करो हमने बीटा 1 को ब्लॉक कर दिया, बीटा ब्लॉकर दे दिया, बीटा 1 ब्लॉक हुआ, तो बीटा 1 ब्लॉक हुआ तो हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगी या नहीं होगी, हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इधर अगर बीटा 2 को हमने ब्लॉक किया तो क्या इफेक्ट आएगा, ब्रोंको डायलेशन की जगह क्या होगा, पेशेंट के अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा, पेशेंट के अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये इफेक्ट पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखो, अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, पेशेंट को अगर ब्रेडिकार्डिया है तो इस ड्रग को अपन नहीं एडमिनिस्टर कर सकते क्योंकि ड्रग क्या कर रही है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही है। तो इसलिए अगर ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है तो इस ड्रग को हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। दूसरा, ये ड्रग क्या कर रही है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर रही है। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है तो ध्यान रखना कि पेशेंट अगर कोई भी एयरवे डिसऑर्डर का पेशेंट है, फॉर एग्जांपल अस्थमा का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, एम्फाइसीमा का पेशेंट है, तो उस कंडीशन में भी इस ड्रग को अपने को एडमिनिस्टर नहीं करना, ठीक है। कि किस किस में नहीं करना, वापस से सुन लो, ब्रेडिकार्डिया में भी नहीं करना, आगे मैं और बताऊंगा कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ बीटा ब्लॉकर, बट यहाँ पे फिर भी सुन लो। क्योंकि ड्रग हार्ट रेट को कम कर रही है तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, और दूसरा क्या कर रही है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर रही है, तो इसकी वजह से इसको अस्थमा या कोई भी एयरवे डिसऑर्डर पेशेंट को है तो उस कंडीशन में भी इस ड्रग को अपन एडमिनिस्टर नहीं करें, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल्स ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो बहुत कॉमनली आपने सुने बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल जिसमें सफिक्स आपका क्या लग जाए, सफिक्स क्या लग जाए, LON, लोड,
लास्ट में क्या लग जाए, लोल लग जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, बीटा ब्लॉकर के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल, टीमोलोल, लोबेटालोल, एस्मोलोल, नाडालोल, सोटालोल, कार्बिड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग होती है जिसके लास्ट में सफिक्स लोल लग गया। ठीक है, जैसे कि प्रोपेनोलोल हो गया, एटेनोलोल हो गया, टीमोलोल हो गया, लोबेटालोल हो गया, एस्मोलोल हो गया, नाडालोल हो गया, सोटालोल हो गया, कार्बिडिलोल हो गया। इन सारे ड्रग्स को क्या बोलते हैं अपन, बीटा ब्लॉकर। एक कॉमन नेम आपने सुने होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करो प्रोपेनोलोल। तो प्रोपेनोलोल जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होती है कि कहीं में भी आप परफॉर्म करने जा रहे हो, कहीं पे भी स्टेज परफॉर्म करने जा रहे हो, कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू को अटेंड करने जा रहे हो। ठीक है, तो उससे पहले हमको क्या होता है, एंजाइटी होती है। तो इस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स क्या यूज करते हैं, प्रोपेनोलोल यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द परफॉर्मर बिफोर द स्टेज परफॉर्मेंस क्या यूज करते हैं, प्रोपेनोलोल यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा टीमोलोल। टीमोलोल आपने सुना होगा, ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्लाउकोमा। किसमें होती है, ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा वाली कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्वस ह्यूमर का या तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है या उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो ये ड्रग क्या करती है, एक्वस ह्यूमर जो होता है उसके एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाएगा, और इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास टीमोलोल नहीं है, तो टीमोलोल नहीं है तो उसके अल्टरनेट चॉइस में आप क्या दे सकते हो, एस्मोलोल भी ग्लूकोमा वाले पेशेंट को दे सकते हो। तो एस्मोलोल बोल सकते हैं अल्टरनेट चॉइस इन ग्लूकोमा। अल्टरनेट चॉइस इन ग्लूकोमा कौन सी होती है, एस्मोलोल होती है। ठीक है, लोबेटालोल के बारे में अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, लोबेटालोल क्या होती है, सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी में सेफ होती है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन वाली जो कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो कंडीशन होती है, वहां पे भी इसको ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, लेकिन अल्टरनेट, क्योंकि बीटा ब्लॉकर है तो बीटा 2 को भी ब्लॉक कर सकती है। तो इसलिए पेशेंट में एंड अप इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर वहां पे हो सकता है। तो इसकी वजह से इसको क्या माना है, अल्टरनेट चॉइस इन PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो चॉइस कौन सी होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में, PIH में कौन सी ड्रग चॉइस होती है, मेटोप्रोल। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मेटोप्रोल, जो कि सिंपैथोलैटिक मिमेटिक होती है, जो भी हम आगे आके डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट बात करते हैं नाडालोल को बोला जाता है। नाडालोल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होती है नाडालोल। क्या होती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर नाडालोल होती है। ठीक है, और सोटालोल होती है आपकी सोटालोल और कार्बिडिलोल दोनों शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। अगर आपको शॉर्टेस्ट एक्टिंग में चाहिए तो आप कौन सी बीटा ब्लॉकर दोगे, सोटालोल या कार्बिडिलोल। और अगर आपको लॉन्गेस्ट एक्टिंग में चाहिए तो आप कौन सी दोगे, नाडालोल ड्रग दोगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन कॉमनली यूज किए जाने वाले जो एग्जांपल होते हैं, प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल, टीमोलोल, लोबेटालोल, एस्मोलोल, नाडालोल, सोटालोल, कार्बिडिलोल, ये सारे एग्जांपल होते हैं बीटा ब्लॉकर के जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर की। बीटा ब्लॉकर को कौन कौन सी कंडीशन में अपन नहीं दे सकते, तो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो मैंने अभी आपको बता ही दिए थे जब मैं बीटा रिसेप्टर के बारे में बात कर रहा था। तो अस्थमा वाली कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही थी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही थी। सेकेंड, ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन में भी इसको नहीं दिया जाता। थर्ड, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी इसको
नहीं दिया जाता क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है। और फोर्थ, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। मैंने आपको पहले बता रहा हूँ कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट का कम है तो उस कंडीशन में भी बीटा ब्लॉकर जो की कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। ठीक है, और आपको अगर पूछे कि बीटा ब्लॉकर आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द कंडीशन ऑफ एम्फाइसीमा, बीटा ब्लॉकर किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है? एम्फाइसीमा। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन को याद रख सकते हो। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए से क्या बना आपका? अस्थमा। बी से क्या बना आपका? ब्रेडिकार्डिया। सी से बना आपका सीओपीडी। डी से बना आपका डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और ई से बना आपका एम्फाइसीमा। तो इस कंडीशन में आप बीटा ब्लॉकर्स ड्रग को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट बीटा ब्लॉकर के हो सकते हैं। ठीक है, तो साइड इफेक्ट की बात करें बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट, तो सबसे पहला साइड इफेक्ट ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। डिस्निया पेशेंट को हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। ब्रेडिकार्डिया क्यों हुआ? B1 ब्लॉक किया इसलिए ब्रेडिकार्डिया हो गया। डिस्निया क्यों हुआ? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है इसलिए डिस्निया हुआ। पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटी है वो कोल्ड हो सकती है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट बीटा ब्लॉकर के हो सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया भी बीटा ब्लॉकर का एक साइड इफेक्ट होता है। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया, ये बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट होते हैं। ये आपको याद रखना कॉमनली कि बीटा ब्लॉकर क्या करती है? हाइपोग्लाइसीमिया करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि इंडिकेशन की बीटा ब्लॉकर को किस किस कंडीशन में अपन यूज करते हैं। ठीक है, कुछ इंडिकेशन तो मैंने आपको ड्रग के साथ ही बता दिए थे कि किस किस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर को यूज करते हैं। फिर भी मैं और बता देता हूं आपको कि किस किस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर को यूज करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक बना के रखा है, टैग मत। ठीक है, इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक बना के रखा है, टैग मत। ठीक है, जिसमें टी से बनता है आपका टेकिकार्डिया, ए से बनता है एंजाइटी, जी से बनता है आपका ग्लूकोमा, एम से बनता है आपका मायोकार्डियल इंफेक्शन मतलब एमआई। ठीक है, ए से बनता है आपका अरिथमिया और टी से बनता है आपका टेकिकार्डिया, सॉरी टी नहीं है कुछ भी इसमें, टेकमा ये रखा। ठीक है, याद रखना टी से बनेगा आपका टेकिकार्डिया, ए से बनेगा आपका एंजाइटी, जी से बनेगा आपका ग्लूकोमा, एम से बनेगा आपका एमआई, ए से बनेगा आपका अरिथमिया। ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। सॉरी टीबी है, मेरे को याद आ गया, सॉरी फॉर माय फॉरवर्ड। टी से बनता है आपको थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन में क्या करता है? एंजाइटी को डिक्रीज करता है, तो उस कंडीशन में अपन ज्यादातर प्रोपेनोलॉल यूज करते हैं। ठीक है, तो टी से बनता है टेकिकार्डिया, ए से बनता है एंजाइटी, जी से बनता है ग्लूकोमा, एम से बनेगा एमआई, ए से बनेगा अरिथमिया, टी से बनता है आपका थायरोटॉक्सिकोसिस। तो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ बीटा। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बीटा ब्लॉकर से बता रहा हूं कि बीटा ब्लॉकर्स का एंटीडोट कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ बीटा ब्लॉकर। कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो एंटीडोट क्या होता है बीटा ब्लॉकर का? एंटीडोट होता है बीटा ब्लॉकर का ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन की इंजेक्शन अवेलेबल रहते हैं। अगर बीटा ब्लॉकर की किसी में टॉक्सिसिटी हुई है, पेशेंट को सीवियर ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या जो भी साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह जो भी साइड इफेक्ट पेशेंट को हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? एंटीडोट प्रोवाइड कर सकते हो। बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट क्या होता है? ग्लूकागॉन। सो दीज आर द बीटा ब्लॉकर। तो दो कैटेगरी हमने आज पढ़ ली है, एसी इनहिबिटर फर्स्ट एंड सेकंड हमने पढ़ लिया बीटा ब्लॉकर्स। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को डाउट अपने पूछ सकते हो। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायबिटिक्स वगैरह नेक्स्ट अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे वीडियो पाने के लिए फॉर मोर फर्दर वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय चैनल नर्सिंग प्लेनेट। थैंक यू, बी सेफ फ्रॉम कोरोना। ओके, थैंक यू।